हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम की चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी वर्ल्ड कप 2007 से जुड़ी हुई है, मगर यह कहानी किसी मैच की नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस वक्त के कोच बॉब वुलमर की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 कई वजहों से चर्चा में रहा। क्रिकेट, जिसे कि इंडिया में एक धर्म माना जाता है, 2007 में इसी क्रिकेट की वजह से करोड़ों भारतीयों का सपना टूटा। हम सभी इंडियंस के लिए वर्ल्ड कप मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हालांकि हम और भी मैच बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं, मगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच ना हो तो वर्ल्ड कप फीका फीका सा लगता है। और इस मैच का इंतज़ार सभी भारतीय बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। महीनों पहले ही लोग इस मैच की टिकट खरीद लेते हैं। मगर 2007 के वर्ल्ड कप में लोगों का ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीम अपने पहले ही ग्रुप मैचों को हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी और गुस्सा भी था। मगर इसके बाद जो न्यूज़ आती है वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है, और वो थी पाकिस्तान के हेड कोच बॉब वुलमर की रहस्यमयी मौत, जिसने पूरे वर्ल्ड कप पर एक धब्बा लगा दिया। एक तरीके से ये एक अजीबोगरीब वर्ल्ड कप था। इंडिया का बाहर होना, पाकिस्तान का बाहर होना, बॉब वुलमर की मौत, 2 बार फाइनल का होना, अंधेरे में वर्ल्ड कप का फाइनल होना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो लोगों को एक्साइट करे। इंडिया और पाकिस्तान के नज़रिए से अगर इस वर्ल्ड कप को सबसे मनहूस वर्ल्ड कप कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई परेशानी होगी। तो इससे पहले कि मैं आपको बॉब वुलमर की रहस्यमय मौत की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर बॉब वुलमर थे कौन। और आपका ये जानना जरूरी भी है, क्योंकि इनकी मौत का तार इनकी हिस्ट्री से भी जोड़कर देखा गया था। इत्तेफाक से बॉब वुलमर की जो पैदाइश हुई वो भारत में हुई। 14 मई 1948 को कानपुर उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल में बॉब वुलमर का जन्म होता है। उनके पिता क्लेरेंस वुलमर भी एक क्रिकेटर थे, और अपने वक्त में वो रणजी ट्रॉफी में यूनाइटेड प्रोविंसेस की टीम, जिसे कि आज रणजी में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वो उस टीम के कप्तान भी रह चुके थे और क्रिकेट से उन्हें बहुत लगाव था। कहते हैं कि जब बॉब वुलमर का जन्म हुआ तो उनके पिता ने बॉब वुलमर के बगल में एक बैट और एक बॉल को रख दिया और कहा कि अब ये बैट और बॉल ही तुम्हारी जिंदगी है, और ऐसा हुआ भी। कुछ साल भारत में रुकने के बाद जब वो 7 साल के हुए तो वो इंग्लैंड चले गए। उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने वहीं की और स्कूल में भी क्रिकेट खेलना जारी रखा, जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें वहां की डोमेस्टिक टीम कैंट काउंटी क्लब के लिए खेलने का भी मौका मिला। और फिर 1972 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से लॉर्ड्स में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। मगर इसके बाद अगले कुछ सालों में उन्होंने सिर्फ 19 टेस्ट और 6 वनडे इंटरनेशनल ही खेले, और फिर क्रिकेट छोड़ लोकल टीमों को कोचिंग देने लगे। बाद में 1994 में उन्हें साउथ अफ्रीका का हेड कोच बनाया गया। शुरुआत के कुछ मैचेस साउथ अफ्रीका हार गई, मगर इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक ऐसी मजबूत टीम बनाया कि पूरी दुनिया में अब उनका नाम होने लगा। वो पहले ऐसे कोच थे जिन्होंने बैट्समैन और बॉलर की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा रखने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया था, और आज भी उन्हें क्रिकेट के बेहतरीन कोचों में से एक माना जाता है। वो कोचिंग के लिए नए नए तरीकों को ईजाद करते थे। 1999 वर्ल्ड कप के एक मैच में वो साउथ अफ्रीका के कप्तान को लाइव मैच के दौरान ही ईयरपीस लगाकर इंस्ट्रक्शन देते नजर आए। हालांकि बीच मैच में ही उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया, और फिर बाद में आईसीसी की तरफ से भी ऐसा करना बैन कर दिया गया, पर उस वक्त ये नियम के खिलाफ नहीं था। फिर उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच टाई होने के बाद भी साउथ अफ्रीका बाहर हो गई, जिसकी वजह से बॉब वुलमर को बहुत धक्का लगा। फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका की कोचिंग छोड़ दी। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड की तरफ से भी कोचिंग करने का मौका मिला, मगर उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और आईसीसी को ज्वाइन कर लिया, और छोटे छोटे देश जैसे केन्या, आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को कोचिंग दी और टेक्निक सिखाई, ताकि वो देश भी क्रिकेट में आगे आ सके, जिसकी वजह से उन देशों की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार भी आया। उसके बाद साल 2004 में बॉब वुलमर पाकिस्तान के हेड कोच बने, और 2004 से लेकर वर्ल्ड कप 2007 तक उन्होंने टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस दौरान पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मिला जुलाकर ठीक ठाक रही। इसके बाद 2007 में वर्ल्ड कप शुरू होता है। पाकिस्तान अपना पहला ही मैच मेजबान वेस्ट इंडीज से हार जाती है, और इधर भारत भी अपना पहला मैच बांग्लादेश से हार जाता है।
जिसकी वजह से दोनों ही देशों की बहुत किरकिरी होती है, खासकर इंडिया की, क्योंकि वो एक छोटी टीम से हारी थी। अब वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए दोनों ही देश, भारत और पाकिस्तान को अपने अगले दोनों मैच जीतने थे। मतलब बिल्कुल डू और डाई की नौबत आ गई थी। पाकिस्तान का अगला मैच शनिवार 17 मार्च 2007 को आयरलैंड से होना था। ये मैच किंगस्टन जमैका के सबीना पार्क स्टेडियम में होता है और इत्तेफाक से आयरलैंड एक बड़ा फेरबदल करते हुए ये मैच 3 विकेट से जीत जाती है। इसके साथ ही ये तय हो गया था कि अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान को एक मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलना था, मगर यह मैच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी और इस मैच के बाद पाकिस्तान को वापस अपने घर जाना था। इस वर्ल्ड कप के बाद बॉब वुलमर का भी पाकिस्तान के साथ कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। आयरलैंड से मैच हारने के बाद पूरे पाकिस्तानी खेमे के चेहरे लटके हुए थे और मैच के बाद जब मीडिया से किसी ने बॉब वुलमर से उनके रिजाइन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल मुझे नींद की ज़रूरत है। इसके बाद पाकिस्तानी टीम बस में बैठकर अपने होटल की तरफ रवाना हो जाती है। स्टेडियम से होटल का रास्ता लगभग 15 से 20 मिनट का था, पर पूरे सफ़र के दौरान कोई एक दूसरे से नहीं बोला। पूरे बस में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ बॉब वुलमर के खांसने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद पूरी टीम होटल पहुंचती है। जिस होटल में पाकिस्तान की टीम को ठहराया गया था उस होटल का नाम था जमैका पेगासस और उस ग्रुप के बाकी देशों को भी इसी होटल में ठहराया गया था। पाकिस्तान के साथ साथ आयरलैंड की टीम भी होटल पेगासस पहुंचती है और वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक बड़ी टीम को हराया था। अच्छा, 17 मार्च को आयरलैंड में सेंट पैट्रिक्स डे मनाया जाता है, तो थोड़ी देर बाद ही आयरलैंड की पूरी टीम सेंट पैट्रिक्स डे सेलिब्रेट करने के लिए ओचो रियोस के लिए निकल जाती है। इधर वर्ल्ड कप में एक छोटी टीम से हारने और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पूरे पाकिस्तान में मायूसी और गुस्सा था। कई लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स और कोच के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी तस्वीरें और पुतले भी जलाए जा रहे थे। इसकी वजह से पाकिस्तानी खेमे में काफ़ी प्रेशर था। होटल पहुंचने के बाद एक दो करके सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने रूम में जाने लगे। बॉब वुलमर अपने रूम में जाने से पहले इयान गोल्ड के साथ बार काउंटर पर जाते हैं और एक ड्रिंक लेते हैं। इयान गोल्ड बॉब वुलमर के पुराने साथी खिलाड़ी थे, लेकिन अब वो एक एम्पायर बन गए थे। इसके बाद वो शोएब मलिक के साथ लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। जिस पेगासस होटल में पाकिस्तानी टीम ठहरी थी वो एक 17 मंजिला 5 स्टार होटल था और बॉब वुलमर का कमरा 12th फ्लोर पर रूम नंबर 374 था। थोड़ी देर बाद 12th फ्लोर आता है और बॉब वुलमर लिफ्ट से निकलकर लगभग 7:30 बजे अपने कमरा नंबर 374 में पहुंचते हैं। उनका कमरा उस फ्लोर पर बिल्कुल लास्ट में था और वो एक स्वीट था। उसके आधे घंटे बाद लगभग 8 बजे के आसपास वो रूम सर्विस पर खाने का ऑर्डर देते हैं और एक लजानिया, एक एप्पल पाई और साथ में आइसक्रीम भी मंगाते हैं। उसके बाद ये था कि खाने पीने के बाद अब वो जल्दी ही सो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मगर उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक नहीं सोते और रात को 3:12 पर वो अपनी पत्नी गिल वुलमर को एक मेल करते हैं और ये आखिरी चीज़ थी जो उन्होंने उस रात की थी। अगली सुबह 18 मार्च को संडे था और पूरी पाकिस्तानी टीम ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी और अपने कोच बॉब वुलमर का वेट कर रही थी, मगर वो नहीं आते। बॉब वुलमर का डेली रूटीन था कि वो रोज़ सुबह उठकर पहले स्विमिंग करते थे और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट। मगर 18 मार्च 2007 की सुबह ना तो वो स्विमिंग करने आते हैं और ना ही ब्रेकफास्ट। सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगता है कि शायद वो अभी तक कल की हार से दुखी है, इसलिए नहीं आए और बात आई गई हो जाती है। मगर जब एक मेड रूम नंबर 374 की सफाई के लिए पहुंचती है तो गेट खोलते ही उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है कि बाथरूम में बॉब वुलमर बिना कपड़ों के ज़मीन पर गिरे हुए हैं। उनके मुंह और नाक पर कुछ जख्म के निशान हैं जिनसे कुछ खून भी निकला हुआ है और पूरे बाथरूम की दीवार पर उल्टियां बिखरी पड़ी हैं। उसके फौरन बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और किंगस्टन जमैका की पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। डॉक्टर आकर चेक करते हैं और चेक करने के बाद वो बताते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस अपनी शुरुआती जांच में ये शक जताती है कि बॉब वुलमर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जैसे ही उनकी मौत की खबर बाहर आती है पूरा पाकिस्तानी खेमा और बाकी दुनिया भी सन्न रह जाती है। अब सारा फोकस बॉब वुलमर की मौत पर आ गया और क्रिकेट और वर्ल्ड कप को लगभग सब भूल गए। पूरा वर्ल्ड मीडिया उनकी मौत की खबर दिखाने लगा
और ये शक जताया गया कि शायद वो आयरलैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। इधर जब यह खबर भारत के उस वक्त के कोच ग्रेग चैपल को दी गई तो उनके भी पसीने छूट गए, क्योंकि अपना पहला मैच हारने के बाद उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। बॉब वुल्मर की मौत के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक भी वर्ल्ड कप के बाद अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। इन सब खबरों के बाद नौबत तो ये आ गई थी कि कहीं ये वर्ल्ड कप कैंसिल ना हो जाए। इसके बाद पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में भी यही आया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। कहते हैं कि जब से बॉब वुल्मर ने पाकिस्तानी कोच का पद संभाला तभी से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी रही, जिनमें कि अगस्त 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में चौथे दिन अंपायर ने पाकिस्तान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने वो टेस्ट खेलने से मना कर दिया और फिर इस मैच में इंग्लैंड को विनर घोषित कर दिया गया। ये खबर भी उस वक्त हेडलाइन बनी थी। हालांकि बॉब वुल्मर ने कभी नहीं माना कि उनकी टीम ने बॉल टेम्परिंग की है। उन्होंने बाकायदा सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स से एक एक करके कसम भी खिलवाई थी और उनका मानना था कि क्योंकि सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने मजहब को सबसे ज़्यादा मानते हैं तो कोई भी झूठी कसम नहीं खा सकता। फिर उसके कुछ महीनों बाद ही अक्टूबर 2006 में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को ड्रग्स लेने की वजह से बैन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी पहले से ही बॉब वुल्मर के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा और फिर वर्ल्ड कप में बाहर होने का प्रेशर वो झेल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये सुसाइड भी हो सकता है। खैर, इन सब खबरों के बाद भी पाकिस्तान को अपना अगला मैच जिम्बाब्वे से खेलना था, मगर इंजमाम उल हक ये मैच खेलने से मना कर देते हैं। फिर आईसीसी की तरफ से उन्हें मनाया जाता है और बॉब वुल्मर की मौत के 3 दिन बाद बुधवार 21 मार्च 2007 को पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे से खेलती है और मैच से पहले बॉब वुल्मर की याद में 2 मिनट का शोक जताया जाता है। पाकिस्तान ये मैच 93 रन से जीत जाती है और इस जीत को बॉब वुल्मर को डेडिकेट करती है और अब उनको वापस अपने घर पाकिस्तान जाना था। उसके बाद एंट्री होती है मार्क शील्ड की। मार्क शील्ड स्कॉटलैंड यार्ड के एक होनहार और काबिल अफसर थे, जिसकी वजह से उन्हें जमैका का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था ताकि किंगस्टन जमैका में क्राइम रेट कम हो सके, क्योंकि किंगस्टन जमैका उन गिने चुने देशों में से है जहां सबसे ज़्यादा मर्डर केस होते हैं। अब बॉब वुल्मर का केस उन्हें सौंप दिया जाता है और वो आते ही एक तहलका मचाते हैं। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच के अगले ही दिन बुधवार 22 मार्च 2007 को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि ये मौत संदेहजनक है और इसमें कई फाउल प्ले है। वो बताते हैं कि पोस्टमार्टम में बॉब वुल्मर की गले की एक हड्डी, जिसे कि हाइयोइड बोन कहते हैं, वो टूटी हुई पाई गई है और उनकी मौत दम घुटने से हुई है। इसलिए अब वो इस केस की जांच मर्डर के तौर पर करेंगे। अब जैसे ही ये खबर आई कि बॉब वुल्मर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर हुआ है, तो सारे एंगल चेंज हो गए और अलग अलग थ्योरीज आने लगी। एक थ्योरी ये आई कि उनका मर्डर किंगस्टन जमैका के ही लोकल गैंगस्टर ने किया है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि किंगस्टन में इतना क्राइम होता है कि आप दिन में भी अकेले पैदल सड़क पर नहीं चल सकते। इसके बाद कई क्रिमिनल्स को उठाकर पूछताछ भी की गई, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर बाद में इस थ्योरी को रूल आउट कर दिया गया और कहा गया कि अगर ये मर्डर किंगस्टन के लोकल गैंगस्टर ने किया होता तो वो किसी बंदूक या गन का इस्तेमाल करते, ऐसे गला घोटकर नहीं मारते, और फिर कोई मोटिव भी सामने नहीं आया। एक थ्योरी ये आई कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में थे और किसी पाकिस्तानी फैन ने गुस्से में आकर बॉब वुल्मर का मर्डर कर दिया, और इसमें एक से ज़्यादा लोग भी शामिल हो सकते थे, क्योंकि बॉब वुल्मर एक लंबे चौड़े इंसान थे, तो उन पे काबू पाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। या फिर किसी ने पहले उन्हें बेहोश किया और फिर उन्हीं के तौलिए से उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। एक ये भी आया कि शायद उन्हें जहर दिया गया हो। ये इन्वेस्टिगेशन चली रही थी कि शनिवार 24 मार्च 2007 की शाम लगभग 7:30 बजे मार्क शील्ड एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ठीक उसी वक्त वहां से लगभग 30 मील की दूरी पर पाकिस्तानी टीम वापस अपने घर जाने के लिए मोंटेगो बे एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी और वहां से उन्हें वापस पाकिस्तान जाना था वाया लंदन। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क शील्ड ये शक जताते हैं कि बॉब वुल्मर का हत्यारा पाकिस्तानी खेमे में से भी कोई हो सकता है। हालांकि वो किसी का नाम नहीं लेते। उधर पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स लगभग बोर्ड कर चुके थे
और कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ करने वाला था। मगर प्लेन टेक ऑफ करे उससे ठीक पहले पाकिस्तानी टीम के कप्तान इंजमाम उल हक, असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद और टीम मैनेजर तलत अली को पूछताछ के लिए रोक लिया गया। हालांकि बाद में उसी रात तीनों को पूछताछ के बाद वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। मगर उस वक्त यह केस इतना हाइप बन चुका था कि मीडिया हर वक्त बस इसी केस और इससे जुड़े लोगों का पीछा कर रही थी। और जैसे ही पाकिस्तानी टीम को एयरपोर्ट पर रोकने की बात मीडिया में आई तो सारा फोकस अब पाकिस्तानी टीम के ऊपर आ गया। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कोच की मौत की गाज पूरी टीम पर गिरी थी। अब शक और सवाल उठने लगे और इससे जुड़ी कुछ खबरें बाहर आने लगी। पहला कि बॉब वुल्मर और इंजमाम उल हक के बीच एक चीज को लेकर हमेशा बहस होती थी और वो थी बॉब वुल्मर का किसी भी भगवान को नहीं मानना। इंजमाम हमेशा बॉब से कहते कि तुम कोच तो बहुत अच्छे हो मगर तुम्हारा कोई भगवान नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। पर बॉब हमेशा कहते कि मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मेरा काम तुम्हें बस क्रिकेट सिखाना है जो कि मैं कर रहा हूं। बॉब वुल्मर कई बार यह शिकायत भी करते कि पाकिस्तानी टीम खेलती कम है और दुआ और नमाज ज़्यादा पढ़ती है। दूसरा कि जिस दिन पाकिस्तान का मैच आयरलैंड से होना था उससे एक दिन पहले 16 मार्च 2007 की शाम को होटल पेगासस में एक प्री मैच कॉकटेल पार्टी थी और उस पार्टी में मीडिया भी थी। शाम को लगभग 6 बजे के आसपास जब आयरिश पत्रकार बॉब वुल्मर के पास पहुंचे तो वो उनसे बात करते करते अचानक गुस्से में आ गए और पाकिस्तान के 2 पूर्व खिलाड़ी इमरान खान और जावेद मियांदाद के ऊपर उनका करियर बर्बाद करने का इल्जाम लगाने लगे। इस घटना को भी उनकी मौत से जोड़कर देखा गया। तीसरा ये भी पता चला कि बॉब वुल्मर की मौत की खबर जैसे ही पाकिस्तानी टीम को पता चली तो उसके लगभग 6 खिलाड़ी बॉब वुल्मर के रूम नंबर 374 में पहुंच गए थे जहां उनकी डेड बॉडी थी। यहां यह जानना जरूरी है कि किसी भी केस की सही से इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए सबसे जरूरी होता है क्राइम सीन, और क्राइम सीन को जितना जल्दी हो सके सील कर देना चाहिए ताकि एविडेंस खराब ना हो। मगर मौत के तुरंत बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वहां जाने की वजह से भी पाकिस्तानी टीम घेरे में आ गई, मगर कोई भी पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से बाद में पाकिस्तानी टीम को क्लीन चिट दे दी गई। पेगासस होटल के 12th फ्लोर की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी साफ नहीं थी, तो बाकायदा उस फुटेज को क्लीन और एनलार्ज करने के लिए लंदन भेजा गया, मगर उस फुटेज से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है और वो ये थी कि बॉब वुल्मर के मर्डर के पीछे और कोई नहीं बल्कि क्रिकेट माफिया था। ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि क्रिकेट की आड़ में मैच फिक्सिंग और सट्टे का कितना बड़ा बाजार चलता है। कहते हैं कि बॉब वुल्मर एक किताब लिखने वाले थे जिसमें वो कई सारे खुलासे करने वाले थे, और क्योंकि वो इन सब मैच फिक्सिंग वाली घटनाओं से गुजर चुके थे तो हो सकता था कि वो इसको लेकर कई खुलासे करते। पाकिस्तान के साथ अपने सफ़र को लेकर जैसे बॉल टेम्परिंग, ड्रग्स स्कैंडल का भी खुलासा हो सकता था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो साउथ अफ्रीका के भी कोच रह चुके थे और 1999 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका की कोचिंग छोड़ दी थी। मगर कोचिंग छोड़ने के अगले साल ही साल 2000 में साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिया ने कन्फेस किया कि उन्होंने अपने करियर के दौरान कुछ मैच फिक्स किए थे जिसके लिए उन्होंने बुकी से मोटी रकम भी ली थी। उनके इस खुलासे के 2 साल बाद ही साल 2002 में एक रहस्यमय प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो जाती है। तो शायद बॉब वुल्मर अपनी इस किताब में हैंसी क्रोनिया की मौत और मैच फिक्सिंग से भी पर्दा उठाने वाले थे। बॉब वुल्मर अपनी इस किताब को लिखने का काम वर्ल्ड कप 2007 के खत्म होने के बाद करने वाले थे, मगर इससे पहले ही उन्हें शांत कर दिया गया। दबी आवाज में तो ये बात भी उठने लगी कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो मैच आयरलैंड से हुआ था वो फिक्स था, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के 10 विकेट कैच आउट हुए वो एक शक और सवाल पैदा कर रहा था। बॉब वुल्मर जिस चोटी के कोच थे और जैसे वो हर एक एनालिसिस के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे, तो क्या उन्हें पता नहीं चला होगा कि मैच में आखिर चल क्या रहा है। उस रात अपनी मौत से पहले जो ईमेल उन्होंने अपनी वाइफ गिल को किया था उसे बाद में पब्लिक कर दिया गया। उस मेल में उन्होंने लिखा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1999 के सेमीफाइनल में हारकर बाहर होना ज़्यादा बुरा था या आज मैच में हारकर पहले राउंड में बाहर होना। आज की हमारी बैटिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया थी और मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इस मेल में बॉब वुल्मर ने जिस बात को लेकर डर दिखाया उसे मैच फिक्सिंग से जोड़कर देखा गया।
इधर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि अचानक से अगले कुछ दिनों में ही ये केस ठंडा पड़ने लगा। मार्क शील्ड, जो कि हर बात में आगे रहते थे, वो भी अब कुछ भी बोलने से कतराने लगे। फिर अगले 45 दिनों तक इस केस की जांच चली और 400 से ज़्यादा सस्पेक्ट को उठाया गया और पूछताछ की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और 12 जून 2007 को सभी थ्योरीज को नकारते हुए किंगस्टन जमैका की पुलिस ये ऐलान करती है कि बॉब वुल्मर की मौत एक नेचुरल मौत थी। वो कहती है कि बॉब वुल्मर डायबिटीज़ के मरीज थे और उन्हें सोते वक्त सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, जिनकी वो दवाइयाँ भी ले रहे थे, और उस वक्त उनकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, और यही सारे कारण थे कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मगर कहा जाता है कि बॉब वुल्मर उस वक्त बीते 10 सालों में सबसे फिट थे, रोज स्विमिंग और एक्सरसाइज भी करते थे, और उन्होंने अपना 15 किलो वेट भी कम कर लिया था। फिर किंगस्टन पुलिस ने यह भी बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज लंदन भेजकर क्लीन करवाया गया था, उसमें भी यह पाया गया कि 17 मार्च 2007 की रात को बॉब वुल्मर के अलावा उनके कमरे में और कोई भी शख्स दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए और कहा कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया और गलत रिपोर्ट दी गई, जिसके लिए उन्होंने एक स्टडी का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया कि जिस किंगस्टन जमैका की लैब में बॉब वुल्मर की ऑटोप्सी हुई, वो लैब 90% गलत रिपोर्ट देती है। जिस पोस्टमार्टम को करने में घंटों लगते हैं, वहाँ की लैब उस पोस्टमार्टम को करने में महज 20 मिनट लेती है। स्टडी में यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में जिस गले की हड्डी की टूटने की बात कही गई थी, वो भी सही नहीं थी, क्योंकि जब हाइयोइड बोन टूटती है और दम घुटता है तो मरने वाले के फेस और गर्दन पर एक स्पॉट बन जाता है। मगर बॉब वुल्मर के फेस पर ऐसा कोई भी स्पॉट या निशान नहीं मिला था, और बिना ये गर्दन की हड्डी टूटे किसी की दम घुटने से मौत हो, ये पॉसिबल नहीं है। मगर शक और सवाल अब भी थे कि अगर आपको पता था कि किंगस्टन में सही से पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, तो आपने उनका पोस्टमार्टम दोबारा कहीं और से क्यों नहीं कराया। और उस वक्त यह मांग भी की गई थी कि बॉब वुल्मर का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए, मगर फिर भी ऐसा नहीं किया गया, बल्कि बॉब वुल्मर की बॉडी काफ़ी दिनों तक किंगस्टन में रही थी और सारी कागजी कार्रवाई के बाद ही उनकी बॉडी साउथ अफ्रीका भेजी गई थी। आखिर में नवंबर 2007 में जमैका के एक कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि हमें ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। ना तो हमारे पास इस चीज़ के पुख्ता सबूत है कि ये मर्डर है और ना ही नेचुरल डेथ के। तो बॉब वुल्मर की मौत को ना तो मर्डर कहा जा सकता है और ना ही नेचुरल डेथ। तो कुल मिलाकर आज इतने साल बाद भी ये पता नहीं चल सका है कि बॉब वुल्मर की मौत आखिर हुई कैसे। क्या उनकी मौत के पीछे सट्टा बाजार था? क्या क्रिकेट माफिया था? क्या कोई गुस्साया फैन था? क्या उन्होंने सुसाइड किया था? क्या उन्हें जहर दिया गया था? या ये एक नेचुरल मौत थी? फिर बार बार पुलिस का बयान बदलना, पहले हार्ट अटैक, फिर मर्डर, फिर दोबारा हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों की वजह से सारे शक और सवाल आज भी जिंदा है। कोई भी ये दावे से नहीं कह सकता कि बॉब वुल्मर की मौत आखिर कैसे हुई, और उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। आप सभी को इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।